अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम कल के प्रोग्राम की एक एक्सटेंशन है जिसमें हम बात कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी से स्किन के फंगल इन्फेक्शंस के मुताल्लिक़। इससे पहले कि प्रोग्राम की बाकायदा इब्तिदा की जाए, मैं उनका तारुफ़ एक दफ़ा दोहराता चलूँ कि डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक़ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और हेल्थ केयर हॉस्पिटल से। आइए बातचीत का सिलसिला वहीं से दोबारा जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, कल के प्रोग्राम में हमने तज़किरा किया था उन तमाम तर बीमारियों का या उन प्रेजेंटेशंस का जिनके साथ स्किन के फंगल इन्फेक्शन सामने आ सकते हैं। मैं वहीं से बातों को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपने जितनी भी बीमारियों का तज़किरा किया, आपने दो अक़साम बताई थी फंगल इन्फेक्शंस की, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। हमने बात की थी उन तमाम तर इन्फेक्शंस की जो कि मल्टी सेलुलर फंगाई की वजह से सामने आते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए यूनिसेलुलर फंगाई की या यीस्ट की, तो उनकी बिना पर किस किस तरह की अलामात सामने आ सकती हैं? देखिए, जो यूनिसेलुलर जिसको यीस्ट कहते हैं, इसमें दो इसकी अहम स्पीशीज़ होती हैं। एक का नाम होता है मेलासीजिया स्पीशीज़ और दूसरी का नाम होता है कैंडिडा स्पीशीज़। और कैंडिडा में भी कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये मेलासीजिया स्पीशीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर सर के इन्वॉल्व करती हैं, और इसके अलावा दाढ़ी के बाल, दाढ़ी में आ जाते हैं, सर के बाल, दाढ़ी, आई लैशेज़, आई ब्राउज़ वगैरह इसको करते हैं, मतलब बाल में पलकें वगैरह। और उसके बाद जो होता है वो सीने के बालों पर आ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है बगलों में जो बाल होते हैं वहाँ पे मिल सकते हैं। हाँ, वहाँ पर भी हो सकते हैं, और नीचे भी जो नाफ बाल जो होते हैं वहाँ पर भी होते हैं। इसकी मेलासीजिया की जो इकसाम होती हैं जी। और ये जो दूसरी जो कैंडिडा के जो होती हैं उनके लिए मॉइस्ट एरिया होना ज़रूरी होता है। तो ये आम तौर पर बॉडी ऑरिफिसेस जो होते हैं, मतलब जैसे कि मुंह है, उसमें हो सकता है, एनल कैनाल जो होती है वहाँ पे है, वेजाइनल रीजन जो है वहाँ पर जो है ये कैंडिडल स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं। ये दो स्पीशीज़ जो होती हैं इनमें यूनिसेलुलर में, यीस्ट में ज़्यादा, मतलब जो नुकसान पहुँचाती हैं इंसान को, जल्द या बाल और नाखून ये होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे सर का आपने तज़किरा किया, बालों का भी तज़किरा किया, इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि खुश्की जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या उसका ताल्लुक़ भी फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है? बिल्कुल। ये जो इस तरह मैंने नाम लिया कि मेलासीजिया स्पीशीज़, ये जो सर की खुश्की जो होती है इसी से होती है, जो ज़्यादा हो जाती है, इसको कहते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस। और ये जो मेलासीजिया स्पीशीज़ होती है इसमें ज़्यादातर मेलासीजिया ग्लोबोज़ा एक, मतलब उसका नाम होता है जरासीम का, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। और ये जो है करता है, इसमें जो होता है सर में बहुत ज़्यादा जैसे खुजली शुरू हो जाती है, सर की जल्द जो है वो सुर्ख हो जाती है, और उसकी भी वजह होती है कि ये रेड हो जाती है कि ये, मतलब इस तरह से इसमें जो चिकनाई के गुदूद होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सीबम बनता है, चिकनाहट बनती है, वो ये उसमें लग जाता है। और एक इसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब चिकनाहट को एक लाइपेज एंजाइम होता है वो उसको एक्ट करता है, और इससे ओलिक एसिड एक एसिड बनता है जिसकी वजह से जो सर की जल्द होती है सुर्ख हो जाती है, और उसमें फिर जो है रिएक्शनरी जो है खुजली शुरू हो जाती है। बड़ी एम्बैरेसिंग कंडीशन होती है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि दिखाते भी हैं टीवी में कि जी फ़लाना जो है इसका शिकार हो गया खुश्की का, सिकरी का, और इसका, और जनाब ये फ़लाना शैम्पू इस्तेमाल करें, फ़लाना शैम्पू। तो सेबोरिक डर्माटाइटिस ये बहुत एम्बैरेसिंग होती है, लॉन्ग, मतलब ये बीमारी जब एक मरतबा शुरू हो जाए तो बहुत ही लंबा अरसा तक जो है वो रहती है, और इसमें आदमी को जो है बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ जाता है। इसी तरह से मुंह के अंदर की तरफ जैसे आपने तज़किरा किया कि ओरल कैविटी के अंदर भी हो जाती हैं, तो वो किस तरह से समझ में आ सकती है? हाँ, ये कहलाता है ओरल थ्रश। और ये कैंडिडा एल्बिकेंस या कैंडिडा स्पीशीज़ जो मैंने बताई थी उसकी वजह से होता है। कैंडिडा इसका नाम होता है, एल्बिकेंस, अल्बा कहते हैं वाइट को, सफ़ेद, मुंह का इसके अंदर होता है, आपकी ज़बान, जिस पेशेंट को होता है उसकी ज़बान सफ़ेद हो जाती है, ज़बान के साथ साथ जैसे कि दही की लेयर सी जम जाती है उस तरह से हो जाता है। मुंह के अंदर के जितने भी मतलब हिस्से हैं के प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट वगैरह, अंदर की जो झिल्ली है, जल्द होती है मुंह के अंदर का हिस्सा, वो जो है सफ़ेद हो जाता है, और उसके सफ़ेद होने की वजह से उसको मतलब ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके मुंह के अंदर चूना लगा दिया गया है, या उसने कुछ दही वगैरह उसकी ज़बान पे जो है वो आ गया है। और अगर उसको हटाने की कोशिश की जाए
तो वो रुई से या किसी कॉटन से किसी भी चीज़ से, तो पता चला कि उसके नीचे से जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है, आदमी खाने पीने से मोहताज हो जाता है। उसमें बच्चों में ये बहुत होती है क्योंकि वही इम्यूनिटी वाली बात होती है जी। बूढ़ों में भी ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें जो है बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर ये ओरल थ्रश है कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो बड़ा आदमी तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेगा, लेकिन बच्चों में जो है डिहाइड्रेशन और एमेसिएशन वगैरह के उसमें जो है ना नकाहत बहुत जल्दी जो है वो हो जाती है। तो ये एक मतलब जिसे कहना चाहिए कि ओरल थ्रश ऐसी बीमारी तो खैर कोई भी हो उसका बर वक्त इलाज ज़रूरी होता है और उसके साथ साथ उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए, बाद में फॉलोअप रहें डॉक्टर के पास। तो ये बीमारी जो है ये खुसूसन ओरल थ्रश की जैसी होती है कि काफ़ी तकलीफ दे हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसी तरह से ख़वातीन में आपने ज़िक्र किया था कि ख़वातीन क्योंकि पानी के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ होता है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, और उनके नाखून अक्सर मुतासर हो जाते हैं, और नाखून एक ऐसी जगह है जहाँ से वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है दौरान ख़ारिश। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नाखून में जब फंगस सामने आती है तो किन किन चीज़ों पर इंसान को ध्यान देना चाहिए? देखिए, नाखून में दोनों तरह के फंगस, एक तो डर्मेटोफाइट यानी जिसे बताया था मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, ये दोनों तरह के फंगस जो हैं नाखून में लग सकते हैं जी। तो नाखून में असल में क्या होता है कि जब कपड़े धोए जाते हैं या पानी में हाथ डाला जाता है तो नाखून के साथ साथ जो झिल्ली जो होती है, स्किन जो अटैच होती है, जो कि नेल फोल्ड कहलाती है, इसका बड़ा अहम रोल होता है। अगर आप उस नेल फोल्ड का ख्याल रखें, यानी कि नाखून के साथ जो जिल्द अटैच है और उसको जो है उसमें कोई वियर एंड टीयर या उसमें कोई ज़ख़म वगैरह ना हो तो आपका नाखून महफूज रहेगा। यानी इसका सिंपल सा इलाज ये है कि अगर आप जो है कपड़े धोने, बर्तन धोने के बाद कोई भी एमोलिएंट या मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लें ताकि वो स्किन जो है ना आपकी सही रहे। जब वो स्किन जो है एब्रेड हो जाती है या फट जाती है या टोन हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, ये फंगस जो है चला जाता है, और जाने के बाद फिर क्या होता है कि वो उसके अंदर बैठ जाता है। बैठने के साथ साथ फिर वो जो है अपनी तकरीबी कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है। और उसके में दो तरह का होता है, एक एक्यूट पेरोनिकिया कहलाता है कि मतलब उसके में बैक्टीरिया भी शामिल हो जाते हैं और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें सुर्ख हो जाता है, बिल्कुल नाखून के साथ जो गोश्त होता है या जो जिल्द होती है सुर्ख हो जाती है, बहुत तकलीफ़ होती है और बाज़ औक़ात उसमें पीप पड़ जाती है तो उसको ड्रेन करना पड़ता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। फंगल इन्फेक्शन में ये होता है कि ये नाखून को आस्ता आस्ता तोड़ता रहता है, ये आस्ता आस्ता नाखून को तोड़ता है, तो नाखून जो है टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाता है, नाखून मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर क्रम्बलिंग या जैसे कहना चाहिए कि चुरमुराहट सी होती है। इसका नॉर्मल जो टेक्सचर होता है नाखून का आस्ता आस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और इसमें पीला रंग का ये पीला सा हो जाता है। और अलग से अगर हम देखें कि नाखून की जो बीमारियाँ होती हैं, प्रॉपर नेल प्लेट की बात मैं कर रहा हूँ, यानी नाखून के प्रॉपर, तो तकरीबन 50% जो नाखून की बीमारियाँ होती हैं फंगल इन्फेक्शंस होती हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कि रेशो है और इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आपकी एहतियात। अगर आप अपने नाखूनों को डेली मतलब ये ऊपर कुछ लगाते रहें और हाथों को कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह हर उसके बाद सुबह दोपहर शाम करके जब भी आपके पास टाइम मिले, तो ये कि कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर एहतियात, परहेज़ इलाज से बेहतर है, वो वाली अगर आदमी कर ले कि एहतियात कर ले तो वो इस नाखून की बीमारियों से बच सकता है। और ये नाखून जब एक मरतबा इन्वॉल्व हो जाए तो समझें कि सबसे ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट इन्हीं का होता है। डॉक्टर साहब, हमने इतनी सारी बीमारियां जिनका ताल्लुक़ फ़ंगस से था डिस्कस की और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में होती हैं वो, तो तशख़ीस के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या तशख़ीस आसान होती है या और भी ऐसी कोई बीमारियां हैं जो इनसे मुमासलत रखती हैं जिनकी बिना पर तशख़ीस का अमल मुश्किल हो जाता हो? देखिए, जहाँ तक इसके ये क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं क्लिनिकली ही डायग्नोस हो, यानी देख कर ही पता चल जाता है कि ये क्या है। लेकिन इसमें और दूसरे ये कि इसके फंगस के जो टेस्ट होते हैं वो इतने महंगे नहीं होते। अगर कोई आप स्पेशलाइज टेस्ट कराना भी चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोस्कोपी होती है या फिर हिस्टोपैथोलॉजी होती है। हिस्टोपैथोलॉजी पर जाने की नौबत बहुत कम आती है, माइक्रोस्कोपी ही से पता चल जाता है कि वो जिस जगह पे फंगस लगा हुआ है, अगर उस जगह की खाल का कुछ छिलके ले लिए जाएँ और उनको बहुत आसान है, अगर मतलब आप आम फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट चाहें तो अपने क्लिनिक के अंदर भी एक माइक्रोस्कोप रखकर जो है फंगस को
आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होती है। फंगस का स्ट्रक्चर बड़ा सीधा सा होता है कि इसमें जो होते हैं डंडियाँ सी होती हैं, लंबी लंबे फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो कि हाइफी कहलाते हैं, और उसके ऊपर जो होता है एक डंठल सा होता है, स्पोरेंजियम कहलाता है, उसमें स्पोर बनते हैं। तो उसमें जो है हाइफी भी नज़र आ जाते हैं और स्पोर्स भी नज़र आ जाते हैं। यानी उनको तशख़ीस करना इतना मुश्किल नहीं है। इसका तशख़ीस करना इतना मुश्किल नहीं है। ये कोई ऑर्डिनरी स्टेन भी, मतलब इसको अगर स्टेनिंग ना भी की जाए तो भी, मतलब बात तो होते हैं कि जिनको स्टेनिंग की ज़रूरत होती है, इनमें तो स्टेनिंग की भी अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको ऐसे भी, मतलब जो है ना, अपने पास अपने क्लिनिक पे माइक्रोस्कोप रख कर इसको जो है देख कर डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये फिर उसके बाद बात है कि अगर आप चाहें कहीं अगर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपको डाउट है, तो फिर आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जो है ना वो सैंपल लेकर भेज सकते हैं लेबॉरेटरी में। लेकिन उसके लिए फिर वुड्स लैम्प एक है, उसमें मतलब एक ख़ास किस्म का जो शीशा होता है, आईना, वो एक अपरेटस होता है जिसमें से शुआ गुजारी जाती है अल्ट्रा वायलेट की, और मुख्तलिफ़ फंगस जो हैं, जिस तरह सरपेटिनिया कैपिटस जो है वो देखा जाता है, उसमें डायग्नोज हो जाता है। और भी 2-3 किस्म के फंगस हैं वो पता चल जाते हैं, लेकिन वो हर फंगस को नहीं कर सकता जी। हाँ, तो वो हर फंगस को नहीं कर सकता। तो बेहतर तो ये है कि आप इतने, मेरा ख्याल है कि डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो इतने फंगस देख चुके होते हैं कि उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। हाँ, दूसरा ये होता है कि जो दूसरा सवाल था आपका कि कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो इनसे मुमासलत रखती हैं, तो सबसे पहले तो एक्जिमा, क्योंकि जो जिस तरह हाथों पे फंगस लग जाता है या पैरों पे फंगस लग जाता है या जिस्म के किसी और हिस्से पे फंगस लग जाता है, तो अब हैंड एक्जिमा बहुत कॉमन होता है। मतलब ये लोग जो नाई का काम कर रहे होते हैं, बार्बर का, या मैकेनिक्स होते हैं, या सीमेंट में जो काम करते हैं, तो चूने में काम करते हैं, तो उनके हाथ भी जो होते हैं वो उसमें जो खारिश शुरू हो जाती है। तो इसमें और जो हैंड एक्जिमा और फंगस इन्फेक्शन में फ़र्क जो है वो हम लोग काफ़ी आसानी से डायग्नोस कर लेते हैं कि ज़्यादातर जो होता है हैंड एक्जिमा दोनों हाथों में होगा, और फंगल इन्फेक्शन जो है वो एक हाथ में होगा अगर हाथ में इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरीके से फंगल इन्फेक्शन अगर पैर में है तो आम तौर पर एक पैर जो है अफेक्टेड होगा, दूसरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह कि अब अगर पैरों में सोराइसिस है तो वो दोनों पैरों में होती है। एक सोराइसिस एक जल्दी बीमारी होती है। एक्जिमा भी ज़्यादातर शू डर्माटाइटिस जिस तरह अगर हो गया जूते की वजह से, तो वो ज़्यादातर दोनों पैरों में होता है। तो एक्जिमा आमतौर पर जो होता है एनवायरनमेंट का पैटर्न देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो है एक्जिमा जो है ये एक्जिमा है, सोराइसिस है, या फंगल इन्फेक्शन है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि फंगस से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये फंगस नहीं होती हैं। हाँ, ये होता है कि हमारे यहाँ अगर डायग्नोसिस प्रॉपर ना हो तो क्या होता है कि फंगस पे आम तौर पर जो होता है स्टीरॉयड्स, बेटनोवेट, डर्मोवेट वगैरह लगाना लोग शुरू कर देते हैं। तो वो फंगस उस वक्त जो होता है, जो उसका एक टॉपिक पिक्यूलियर पिक्चर होती है, यानी कि एक गोल सा दायरा होगा, पहले एक छोटा सा वो रैश होगा लाल सा, फिर एक गोल दायरा बनेगा, तेज़ी से वो दायरा बढ़ता है, उसके दायरे के जो मार्जिन होते हैं वो रेड झालर सी बन जाती है, जो सुर्ख रंग की होती है, उसमें खुजली होती है, तो वो बाकी जल्द नॉर्मल होती है, बीच की वो बढ़ने का बायस बनती है। हाँ, तो वो क्या होता है, वो एक गोल सा दायरा नज़र आता है, उसमें झालर सी नज़र आती है, रेड होती है बाज़ों का, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पानी के दाने भी बन जाते हैं। तो ये तो फंगस की होती है। लेकिन जब उस पर स्टीरॉयड लगा दिया जाता है, ये जो मैंने क्रीमों के नाम लिए, तो उससे क्या होता है कि फ़ंगस क्या अपनी शक्ल बदल लेता है, तो वो बिल्कुल बस एक सा ब्लैंड सा पैच बन जाएगा, तो पता ही नहीं चलता है कि वो फंगस है या एक्जिमा है। तो उस सूरत में फिर मरीज़ को कहा जाता है कि आप जो है अभी कुछ ना लगाएं, 2-4 दिन के लिए इसको छोड़ें। तो फिर उसके बाद जो होता है स्टीरॉयड का असर जब कम होता है तो फिर फंगस ऊपर आता है। जब आता है तो फिर वो नज़र आ जाता है, तशख़ीस को मज़ीद मुश्किल बना। हाँ, तो ये मतलब उल्टी सीधी जो लोग क्रीमें लगाते रहते हैं और इसी वजह से सही भी नहीं होते। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला में रोकूंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर स्किन के फंगल इन्फेक्शन के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।